ये क्या कर रहा है? माँ, पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, ये ले प्रसाद और बाहर जाके भगवान के हाथ जोड़ ले। इस बार अच्छे नंबर से पास होना है। अरे जा। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हर इंसान के दिल में कुछ ऐसे जज्बात होते हैं जिनका वो जिक्र किसी से नहीं करता। खासकर किशोर अवस्था के बच्चों के दिलों में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे ना तो वो खुद समझ पाते हैं और ना ही किसी से कह पाते हैं। बड़े अगर चाहें तो थोड़ी समझदारी बरतते हुए बिना उनके दिलों की परतों को खोले उनके दिल को समझ सकते हैं। कच्ची उम्र के उन बच्चों को उनके एहसासों का अर्थ समझा सकते हैं। लेकिन बड़े या तो अनदेखा करते हैं या फिर उन पर गुस्सा होते हैं, और दोनों ही सूरतों में वो बच्चे बड़ों से छिपकर एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जिसका अंत या तो किसी जुर्म में होता है या फिर किसी हादसे में। अरे डॉली भाभी, वो केशव को देखा क्या आज? क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं, मतलब ट्यूशन से आया नहीं अभी तक, तो मैंने सोचा कि अब तो सुबह से मैंने केशव की शक्ल तक नहीं देखी। सब्जी मंडी में नहीं आया वो तो। ये लो, अभी हो गया ना हिसाब क्लियर। संध्या भाभी आपने केशव को देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं मतलब कहाँ गया पता नहीं। आपने ट्यूशन क्लास में फोन किया, शायद वहाँ लेट हो गया। अगर आपको मिले तो मैं आता हूँ। 9 बज गए और ये लड़का घर नहीं लौटा। उसके आने तक सब भूखे रहेंगे क्या घर में? पहले पता होता तो फेस पैक लगा लेती मुंह में। सुमित्रा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे जानबूझ के देरी से आ रहा है। हो सकता है साइकिल पंक्चर हो गई हो, और वैसे भी हमेशा समय पर आ ही जाता है। हाँ, मिश्री का घोल पिलाकर पैदा किए ना तुम। तो क्या तुम्हारी तरह नीम की निम्बोली का घोल पी के पैदा करती? हाँ, टाइम देख रहे हो, समय देख रहे हो तुम? 9:15 बजे। 6 साढ़े 6 बजे आ जाने वाला बच्चा अभी तक आया नहीं घर पे। नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं तुम्हें। बस भाभी को ताना मारने का मौका चाहिए। नहीं, भाभी मैंने मोहल्ले में हर जगह हर किसी से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा केशव का। लगता है अब पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा। सब मेरा भतीजा केशव साहब पता नहीं कहाँ गया, सब लौटा नहीं घर पर। बैठिए आराम से। सब वो बैठ जाइए। नहीं, वो रोज जाता है सब वो क्लासेस पे, अपने कोचिंग क्लासेस में। 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाता है। वो अभी तक आया नहीं। 16 साल का बच्चा है। मैंने मोबाइल ट्राई किया, मोबाइल बंद रहा है सब। कितने बजे निकला था घर से? हाँ, 4 बजे। उसके 4:30 बजे के क्लासेस होते हैं। कोचिंग क्लास के दोस्तों से भी पूछा, बता रहे वो आया नहीं वहां। देख क्या रही हो? रोकर दिखा दिया आपको, नहीं तो कहोगी भतीजा घर नहीं आया और चाची को कुछ पड़ी नहीं है। मम्मी अब बस भी करोगी? जब देखो नाटक करती रहती हो। हम पढ़े या नहीं पढ़े? भतीजा है मेरा। 1 साल पहले बड़े भाई साहब गुजर गए, तब से मेरी जिम्मेदारी है। क्या हुआ था बड़े भाई को? मेरा मतलब मौत कैसे हुई उनकी? जी, एक्सीडेंट में। एक काम कीजिए, केशव का मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस और उस कोचिंग सेंटर का एड्रेस, ये सारी डिटेल दे दीजिए। सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो फिर तहकीकात शुरू करेंगे। ठीक है सब, लेकिन मिल जाएगा ना? भरोसा रखिए।
सर, केशव के मोबाइल की लास्ट लोकेशन है विक्टोरिया पार्क। 4:30 बजे उसका फोन वहां पर बंद हुआ था। लेकिन उसका कोचिंग सेंटर तो आजाद नगर में है, तो वो विक्टोरिया पार्क क्या करने गया होगा? एक काम करो तिवारी, एक टीम लेकर विक्टोरिया पार्क जाओ। सर, पूरा एरिया सर्च करो। साहब ये साइकिल कल शाम से ऐसे ही पड़ी है। बैग चेक करो। सर, केशव शर्मा, मेरे सपनों की रानी, तुम परी लगती हो आसमान की। देखता हूँ तुमको तो नजर नहीं हटती, सोते जागते तुम ही नजर आती हो। तुमको छूने की तमन्ना जागती है। सर लगता है लड़के को किसी से प्यार हो गया। कहीं से प्यार के चक्कर में किसी लड़की के साथ भाग तो नहीं गया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा केशव ऐसा नहीं है। वो किसी लड़की के साथ क्यों भागेगा? वो क्लास में फर्स्ट आता है। फर्स्ट आता था, हमने उसके स्कूल से पता किया है। इस साल उसके यूनिट टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं था उसका। और उसकी किताब से हमें एक कार्ड मिला है, जरा देख के बताइए, ये लिखावट उसी की है ना? हाँ सर, उसी की। हाँ उम्र भी तो है, तो लिख लिया होगा ऐसे ही कार्ड में। लड़की बड़की का चक्कर होता तो बता देता ना हमें। हाँ मतलब 16 साल का कौन सा बच्चा अपने परिवार से ऐसी बातें करता है? तिवारी, उसके दोस्तों से पता करो। सर, तुम्हारे दोस्त केशव का किसी लड़की के साथ प्यार व्यार का चक्कर था क्या? लड़की नहीं सर, एक आंटी है जिसके प्यार में वो पागल है। आंटी? नहीं, झूठ है ये। हो ही नहीं सकता ऐसे। अरे अपने से उम्र में बड़ी औरत के साथ प्यार करे, इतना लफंगा नहीं है मेरा बेटा। आप लोग इसे ढूंढ नहीं रहे और उल्टा उसी को जिम्मेदार ठहरा रहे। अरे उन्हें जो मिला वही देखकर कह रहे हैं ना, बेबुनियाद बातें थोड़ी ना कर रहे हैं। और प्यार होने के लिए उम्र थोड़ी देखते हैं। अरे अब आप ही की बात देखो ना, आप भी तो जेठ जी से 10 साल छोटी थी, फिर भी आपके प्यार में पागल हो गए ना वो। मैं जानता हूँ मेरे भतीजे को। इंस्पेक्टर साहब देखो, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता चल जाता, बताता वो हमें। सर ऐसी बात घर में कौन बताएगा? एक तो माँ है जो उसकी चिंता में हमेशा टेंशन में रहती है, और वो दुश्मन, वो भी घर में रहती है। दुश्मन? घर में कौन दुश्मन है उसका? हाँ, थी दुश्मनी। अगर दुश्मनी कहें तो वो हमेशा मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाता था क्लास में। वो हमेशा फर्स्ट आता था और मैं सेकंड। तो अब तो तुम खुश होगी, अब तुम फर्स्ट आ सकती हो। नहीं, वो तो वैसे भी इस साल फेल होने वाला था, तो मेरा फर्स्ट आना तो तय ही था इस साल। फिर मैं क्यों उसकी परवाह करूं? उसका तो ध्यान भी नहीं था पढ़ाई पे। चुप कर रही तू, कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते बस। क्या पढ़ो अंदर जाकर, 1 मिनट तुम बीच में मत बोलो। इंस्पेक्टर साहब मैं बता रहा हूँ आपको कि केशव का किसी औरत के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं था। अरे सही तो कह रही है रितु, वैसे भी तरह तरह की बातें कानों में सुनाई दे रही है। बोल बेटा, बोल तू, बोल। बोल तो दिया, अब और क्या बोल? आपकी तरह फालतू की बात करने की आदत मेरी नहीं है। रितु, मैं पढ़ाई करने जा रहा। हमें केशव का कमरा देखना है। जी? हमें केशव का कमरा देखना है एक बार। हाँ, आइए आइए ना, आइए। किशोरी, चेक करो। सर, ये मैगजीन और ये बिल।
रॉयल कलेक्शंस। एक 16 साल का लड़का इस तरह की किताबें पढ़ता है, किसी के लिए साड़ी खरीदता है, इस बात का क्या मतलब निकालें हम? कुछ बता सकते हैं ये मैगजीन्स कहां से आती होंगी और ये साड़ी किसके लिए खरीदी गई होगी? सर, ये केशव घंटों साइबर कैफे में बैठा रहता था। मैंने वहां पर चेक किया तो उसके फोल्डर में अजीब अजीब बातें मिली। मतलब? मैंने उसका फोल्डर अच्छी तरीके से चेक किया। अब इस बात पर कोई शक नहीं है कि उसका किसी आंटी के साथ चक्कर था। ये रिसीट तो हमारी ही दुकान की है। ये साड़ी, हाँ, एक 16-17 साल का लड़का आया था, उसने खरीदी थी। ये ऐसी वाली साड़ी थी सर, बिल्कुल। एक बात बताओ, दिन भर में इतने कस्टमर यहाँ पर आते हैं, वो लड़का कैसे याद रह गया तुम्हें? एक तो वो लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में था और जिद पकड़ के बैठा था यही साड़ी चाहिए, इसलिए मुझे याद रहा। हाँ अंकल, ये साड़ी कितने की है? ये 800 की। अंकल मेरे पास सिर्फ 700 रुपये हैं। आप मेरे को 100 रुपये कम करके दे दीजिए। नहीं, 800, पूरे 800। अंकल ये मुझे साड़ी बहुत पसंद है अंकल, ठीक प्लीज। है, लेकिन पूरे 800। अंकल मुझे किसी को गिफ्ट करना अंकल, प्लीज। अरे 700 रुपये कर दो ना अंकल, प्लीज। सिर्फ 100 रुपये कम है अंकल, प्लीज कर दो ना अंकल, प्लीज। सर, केशव का साड़ी खरीदना, औरतों वाली मैगजीन पढ़ना और उसके दोस्त मोहित का भी बयान है कि उसको किसी आंटी से प्यार हो गया था। लेकिन वो औरत है कौन तिवारी? सर, उसके स्कूल में कोई लेडी टीचर नहीं है और नई ट्यूशन क्लास में, और उसके कॉल रिकॉर्ड से भी साफ पता नहीं चल पा रहा है कि कोई औरत है उसकी जिंदगी में। हो सकता है घर के आसपास की कोई औरत हो जिसे फोन करने की जरूरत ही ना पड़ती हो। फिर वही बात, मैंने आपको कहा ना मेरा केशव ऐसा नहीं है। हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे हैं, जो नजर आ रहा है उसी के आधार पर पूछताछ कर रहे हैं। आपको किसी औरत पे शक है? किसी औरत से बातचीत करता था वो? सब मैं बताती हूँ ना सर। हमारी बगल वाली एक औरत है, पूजा। मैंने केशव को 2-3 बार उसके साथ आते जाते हुए देखा है। सुमित्रा, ये अब क्या करे सर, पति को छोड़ दिया है उसने, अब यही सब करेगी ना वो। आंखों देखी कह रही हूँ मैं। कहाँ रहती पूजा? बस यही 4 मकान छोड़ के। भैया पैसे। केशव एक दिन मेरे घर सामान लेकर के आ गया, इतना उसकी चाची ने देख लिया और आप सब इतनी सी बात से मेरे से पूछताछ कर रहे हैं। एक 16 साल का जवान लड़का गायब हुआ है, पूछताछ तो सबसे होगी, और खास करके उनसे जो उसे जानते हैं। ये अच्छा है, आपने उसकी चाची से ये नहीं पूछा कि उसने मेरा नाम क्यों लिया। मैं बताती हूँ, मैंने अपने पति को छोड़ दिया, तलाक ले लिया उससे और अकेले रहती हूँ, इतना काफी है। पति को छोड़ देने वाली औरत अच्छी कैसे हो सकती है? यहाँ तो लो नेक का ब्लाउज या स्लीवलेस पहन लो तो लोग ऐसे देखते जैसे औरत का चरित्र ही खराब हो। आप ये बताइए, आपका केशव के साथ रिश्ता कैसा था? पड़ोसी के बच्चे जैसा बस। आप उसकी चाची से क्यों नहीं पूछते? वो जो मोहल्ले में डॉली है, जो हर किसी के गले में हाथ डालती है, उसका क्या रिश्ता है केशव से? डॉली? कौन है डॉली? केशव उसको मौसी बुलाता है, पर वो मौसी, छी। 16 सितंबर की शाम 4 बजे के बाद आप कहाँ थी? साहब, मैं घर पे थी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरी पड़ोसी चौधराइन से पूछ लीजिए, मैं उससे गाजर का अचार बनाना सीख रही थी। ठीक है, आप जा सकती हैं। तिवारी, हो सकता है पूजा सच बोल रही हो, फिर भी नजर रखना इस पर। सर, अरे साहब, हंसी मजाक करना हमारी आदत है। क्या है ना, गली की हर बिकाऊ चीज की ऑनलाइन सेल्स गर्ल हैं हम। मतलब? अरे साहब, वो होता है ना ऑनलाइन सर्विस, पुराना माल बेचना, किसी का भी सामान बिकवाना हो, घर बिकवाना हो, गाड़ी बिकवाना हो, तो हम सौदा कर देते हैं, कमीशन ले लेते। अब क्या है ना साहब, हमारे पति के पास कोई काम वाम तो है नहीं, उसे नौकरी से निकाल दिया है, तो साहब घर तो चलाना है ना। तो घर चलाने के लिए छोटे बच्चों से हंसी ठिठोली करती हो? अरे साहब, गली का हर बच्चा हमको देख के तो जवान होता है, तो इसमें हमारा क्या कसूर? केशव तुमसे मिलने तुम्हारे घर पे आता था? हाँ साहब, बहुत ही अच्छा लड़का है। अब घर में कभी इस्त्री खराब हो जाए, टीवी खराब हो जाए, तो हम उसे बुला लेते थे, कम पैसे हमारा काम हो जाता था।
और वैसे भी रिपेयरिंग के मामले में उसका हाथ बहुत अच्छा है। सर, मोहल्ले में जिससे भी पूछो डॉली के बारे में अजीब बात करता है, जैसे वो कोई तमाशा हो। हर किसी से मजाक करना, कोई शर्म कोई संकोच कुछ नहीं। सर, केशव अभी 16 साल का हुआ है, हो सकता है अट्रैक्ट हो गया हो, और इस उम्र में बहक जाना आसान होता है सर। अगर मान लें तिवारी की डॉली ने ऐसा किया तो उसका केशव के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉली के पति को पता चल गया हो केशव के बारे में? लेके आओ डॉली के पति को। हाँ, जलन होती थी केशव को देख के, नफरत करता था मैं उससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे कुछ कर दूं। फूटे कुएं वाली गली में बहुत चर्चे हैं तुम्हारी बीवी के। अब मैं किसी की जुबान तो नहीं पकड़ सकता ना। मर्द हो, जलन तो होती होगी। क्या करूंगा जल के, कुछ काम तो है नहीं, वही कमाती है। मजबूर हो, ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन हमारी गली के लोग साले सब ऐसे ही हैं। मेरी बीवी घुल मिल के रहती है, खुल के हंसती है, तो जलते हैं सब। ये क्या बात हुई? आप इन्हें क्यों उठा के लेकर आ गए? इन्होंने क्या किया है? आप बिना सबूत के किसी को उठा लेंगे क्या? शक की बिना पर लेके आए हैं। फिलहाल सबूत तो नहीं है, इसलिए जा सकते हैं आप। चलो यहां से। तिवारी, मुझे ऐसा लगता है हमने सारी कड़ियों को ठीक से जोड़ा नहीं है। कुछ तो है जो हमसे छूट गया है। एक काम करो, सारे सबूतों को एक बार फिर से देखो, पता करो हमसे क्या छूटा है। सर, केशव के कमरे से जो मैगजीन हमें मिली थी, इसे एक बार फिर मैंने गौर से देखा। क्या पता चला? ये देखिए सर, इस पे अग्रवाल बुक स्टोर का स्टैंप है। पता करो। हाँ सर, ये वही मैगजीन है जो मेरे यहाँ से संध्या गुलाटी के यहाँ हर महीने जाती है, जो फूटे कुएं वाली गली में रहती है। संध्या भाभी, आपने केशव को देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? जी, हमें संध्या गुलाटी से बात करनी है। जी, संध्या तो मायके गई है मेरी बेटी श्रुति के साथ। मैं उसका हस्बैंड हूँ, धीरज गुलाटी। कहिए, क्या काम है? केशव को जानते हैं? 16 साल का लड़का है, आपके मोहल्ले में रहता है। हाँ, मेरे घर आता है टीवी रिपेयरिंग के लिए, और भी जगह जाता है रिपेयरिंग के लिए, पर 2 हफ्ते ट्राई किया, टीवी ठीक नहीं हुआ। हमें केशव के पास एक मैगजीन मिली है जो आपकी पत्नी दुकान से लेती थी। शक्ल से तो शरीफ लगता था, चोरी भी करता था। कुछ और मिला उसके पास? मेरी बीवी संध्या और बेटी श्रुति। आपकी पत्नी मायके कब गई? जी, 16 सितंबर को रात 9 बजे। क्यों? केशव भी 16 सितंबर को ही गायब हुआ था। वो अपने घर से निकला शाम को 4 बजे और संध्या निकली रात को 9 बजे। धीरज ने संध्या के मायके का जो नंबर दिया है, वहाँ फ़ोन करके पता करो कि वो मायके पहुँची भी कि नहीं। अब मुझे लगने लगा है तिवारी कि केशव के गायब होने का संध्या के मायके जाने से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। सर, आपका शक एकदम सही निकला। संध्या और उसकी बेटी मायके पहुंची ही नहीं, और उसके मायके वालों को भी नहीं पता था कि वो घर आने वाली है। लेकिन अगर ऐसा है तो धीरज को कैसे नहीं पता कि उसकी बीवी अभी तक मायके पहुँची ही नहीं? कहीं वो केशव के साथ भाग तो नहीं गई? और अगर भागी है तो उसके पति ने अभी तक कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? हमारा तो एक मामूली सा झगड़ा हुआ था और गुस्से में घर छोड़कर चली गई। मैंने सोचा कि 2-3 दिन में लौट आएगी, इसलिए मैंने उसके मायके फ़ोन करके कंफर्म भी नहीं किया कि वो वहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची। लेकिन सर, अगर वो वहाँ नहीं गई तो फिर कहाँ चली गई सर? मेरी बच्ची श्रुति भी उसके साथ है सर। उसे ढूंढिए सर, प्लीज उसे ढूंढिए सर। अंदर से बॉक्स मिला है। रॉयल कलेक्शन। अंकल, ये साड़ी कितने की है? ये 800 की। सर, ये तो वही साड़ी है जो केशव ने खरीदी थी। अब इसमें कोई शक नहीं तिवारी कि केशव के गायब होने में संध्या का भी हाथ है। सर, अगर हम ये मान लेते हैं कि केशव और संध्या दोनों साथ में भागे, तो केशव का फोन बंद हुआ 4:30 बजे और संध्या घर से निकली 9 बजे। तो फिर बीच में 4-5 घंटे केशव था कहाँ? हो सकता है तिवारी कि प्लानिंग ही ऐसी की हो, क्योंकि दोनों अगर एक साथ निकलते तो गली में कोई ना कोई देख लेता।
लेकिन सर अगर इन दोनों के बीच में वाकई में कुछ था तो कभी भी गली में किसी ने कुछ नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करो तिवारी, संध्या की नौकरानी को थाने बुलाओ। साहब मालिक मालकिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। चश्मा कहाँ है मेरा? चश्मा ढूंढ रहा इतनी देर से, चश्मा कहाँ है? तो कहाँ है मेरा चश्मा? मैं परेशान हो गया ढूंढ ढूंढ के। मैं ढूंढ देती हूँ, आप चाय तो पी लीजिए। अरे क्या चाय पी लूं? क्या कोई काम ढंग से करती नहीं हो, कोई चीज ढूंढो वक्त मिलती नहीं है, क्या करती क्या तुम सारा दिन? हर बात पर उनका अपमान करते थे। केशव का आना जाना था घर में? हाँ साहब, मालकिन उससे बहुत बातें किया करती थी। केशव आओ चाय पी लो। आपके हाथ की चाय ना बहुत अच्छी लगती है। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर ना आपको दुनिया की किसी एक ऐसी जगह में जाना हो जहाँ पे आप बहुत खुश रहो, वो कौन सी जगह होगी? नदी किनारे, जहाँ मेरा अपना एक घर होगा और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एकांत। अगर आप वहाँ पे अकेले रहोगे और आपका टीवी खराब हो गया ना, तो मुझे ही आपका टीवी ठीक करने आना पड़ेगा। केशव के अलावा कोई और आता था कभी? नहीं साहब, कोई और तो नहीं आता था, पर हाँ एक बार केशव का एक दोस्त आया था। कौन? क्या नाम था? साहब हाँ मोहित नाम था उसका। मोहित? हाँ साहब। इसका मतलब मोहित ने हमसे ये बात छुपाई? मैं डर गया था सर, हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ मैं जानता हूँ वो आंटी कौन है। केशव तू 16-17 साल का और वो आंटी तुझसे उम्र में डबल है, तो कहीं पागल तो नहीं हो गया? ये मुझे ना वो बहुत अच्छी लगती है। पर यार अपनी कोचिंग क्लासेस स्कूल में भी तो लड़की है यार, उनको पटा लिए। यार उनमें ना वो बात नहीं है जो ना संध्या में। अब मैं इन लड़कियों से बात करूँ ना तो बड़ा बोर लगता है, संध्या से बात करूँ तो बहुत अच्छा लगता है। उनकी आंखों में देखता हूँ ना तो मेरे दिल को ना कुछ हो जाता है यार। वो ना बहुत दुखी रहती है और मैं ना उनको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। सारा मोहल्ला बात कर रहा है, मैं तो कहती हूँ उसे घर से निकाल ही दो, नहीं तो कल को हमारी भी थुथु होगी। मम्मी चुप रहो ना, हमेशा यही करती रहती है। पढ़ाई करनी, मुझे एग्जाम सर पे है। क्या करूं मैं क्या सुमित्रा, मतलब चाहते हुए भी मैं। निकालना चाहते हैं मुझे? अब जानती है कि क्या कुछ नहीं किया मैंने केशव के लिए, पर उससे तो हमारी नाकें कटवा दी। सोचा भाई का लड़का है, जिम्मेदारी है मेरी, पर बर्बाद ही कर दिया उसने हमें। सर संध्या के फोन की लास्ट लोकेशन है पावली खास। पावली खास? हाँ सर। वो तो शहर से 2 किलोमीटर बाहर है, सुनसान जगह है। संध्या वहां क्या करने गई होगी? एक काम करो तिवारी, एक बार होके आओ, देखो कुछ पता चलता है क्या। सर आसपास के एरिया में सब जगह चेक करो, कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। ओके सर। सर सर खोदो यहाँ पर। रुको रुको, संध्या, संध्या, संध्या क्या हुआ तुम्हें? संध्या सर क्या हुआ मेरी बीवी को? क्या हुआ संध्या? संध्या 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 क्या हुआ तुम्हें? संध्या सर ये आप क्या कह रहे हैं?
वो मेरी जिंदगी थी। 16 सितंबर की रात से लेके 17 की सुबह तक आप कहाँ थे? सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं घर पे ही था और टीवी पर मैच देख रहा था, और मुझे परेशान करने की बजाय आप मेरी बेटी को ढूंढिए। वो पता नहीं किस हालत में होगी सर। प्लीज प्लीज उसे ढूंढिए सर, प्लीज। तिवारी, इनकी बेटी श्रुति की फोटो हर तरफ सर्कुलेट करवाओ। सर। पकड़ो इस सबको, पकड़ो, चलो चेक करो। घबरा मत बेटा, चलो चलो। आजा आजा। अब तक जो कड़ियां जुड़ी थी उनसे एक ही चित्र बनता नजर आ रहा था कि एक 16 साल के लड़के को अपने से दुगनी उम्र की औरत के साथ प्यार हो गया था और उसने उसकी जान ले ली थी। अगर यह सच था तो उसने ऐसा क्यों किया था? आखिर एक बुद्धिमान और संवेदनशील लड़के के कदम खून जैसे संगीन जुर्म की तरफ क्यों बढ़े? क्या इस जुर्म का सूत्रधार कोई और था? पुलिस इस केस को सुलझाने में लगी थी कि तभी उनके सामने एक ऐसा सच आया जिसने इस कहानी में कई और परतें खोल दी। यादव, इसकी बॉडी चेक करो और तुम लोग आसपास का एरिया सर्च करो। यादव, विक्टोरिया पार्क यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मतलब केशव पार्क में अपनी साइकिल छोड़ के यहाँ पर आया या फिर इसे लाया गया? एक काम करो, इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। उठ बेटा उठ। केशव, तू ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। केशव उठ जा, उठ जा बेटा। सर, केशव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 16 सितंबर की शाम 4 से 5 बजे के बीच हुई, जबकि संध्या की मौत रात 10 बजे। दोनों को मारने का तरीका भी अलग है। संध्या की मौत उसका गला घोंट के की गई तो केशव के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया। तिवारी, हो सकता है इन दोनों का साथ भागने का प्लान हो और ये बात किसी को पता चल गई हो और उस किसी ने पहले केशव को मारा और फिर संध्या को। तो सर फिर उस बच्ची का क्या हुआ? सर, बाकी सब बच्चों का तो एड्रेस ट्रेस हो चुका है, सिर्फ एक यही बच्ची का नहीं, और ये कुछ बता भी नहीं पा रही। बेटा, आप बता सकती हो आपका घर कहाँ है? ठीक है, हम सभी थानों में इसका फोटो सर्कुलेट करवाते हैं। तिवारी, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि केशव के केस में उसके घर का कोई सदस्य इन्वॉल्व है। एक काम करो, उसकी फैमिली के हर सदस्य के कॉल रिकॉर्ड निकालो। या तो उसके घर से कोई है या फिर संध्या का पति, क्योंकि दोनों के पास खून करने का मोटिव है। संध्या के पति को दोबारा बुलाओ। सर आप बेकार में एक बेगुनाह को परेशान कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं घर पे ही था। सर, मैंने केशव के घर वालों के सबके कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। उत्कर्ष के कॉल रिकॉर्ड से एक बात पता चली है। केशव के गायब होने वाले दिन और उस दिन से एक दिन पहले भी उत्कर्ष की एक नंबर पे बार बार बात हुई है। 15 और 16 सितंबर को इस नंबर पे बहुत कॉल्स किए थे तुमने। किसका नंबर है ये? हमें मजबूर मत करो कि हम तुमसे जवाब निकलवाएं। अपने आप बता दो। श्याम नाम है उसका। वो पेपर्स देने वाले थे, केशव के परीक्षक। एग्जाम के पेपर बेचता है?
देख, एक लड़के की मौत हो चुकी है। अगर इसमें तेरा कोई कनेक्शन निकला ना तो समझ ले कितने साल जेल में सड़ेगा तू। बोल। नहीं साहब, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी, मैं तो खाली पेपर बेच रहा था, उसी से थोड़े पैसे बना लेता और अपने परिवार का पेट भरता। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, सच बोल रहा था। फेल तो नहीं होने देता ना सर, मैं कैसे उसे, मैं क्या करता? यही चाहता था बस पास हो जाए वो। यहाँ मैंने पेपर्स का इंतज़ाम किया और वहाँ वो गायब हो गया। पेपर्स पहुँचा ही नहीं पाया सर मैं उससे। अगर अपने भतीजे के रिजल्ट की इतनी चिंता थी तो उससे बात करनी चाहिए थी, उसे समझाना चाहिए था। तुमने तरीका ही गलत चुना। सर एक मिनट, आदर्श नगर पुलिस स्टेशन से एक फोटो आई है, श्रुति से मैच करती है। कंफर्म करो, अगर श्रुति है तो यहाँ बुलवा लो। सर। क्या श्रुति मिल गई? हाँ, मैं अभी आ रहा हूं बस। सर, धीरज तो गायब हो गया है। उसका फोन सर्वेलेंस पे डालो, लास्ट लोकेशन पता करो, हमें वो आदमी जल्द से जल्द चाहिए। सर। मैं और मम्मी नानी के घर जा रहे थे, रास्ते में पापा आए और बहुत गुस्से में था मैं, इसलिए मैंने जानबूझकर अपना फोन बंद किया ताकि किसी को पता न चले। पर वो तो मायके जा रही थी और तुम उसे वैसे ही पसंद नहीं करते थे। मैं उसे जितनी नफरत करता था उतना ही प्यार भी करता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। और फिर केशव का घर आने जाना बढ़ गया, और जिस दिन केशव घर से गायब हुआ उसी दिन रात को संध्या भी मायके जाने वाली थी। मैं समझ गया कि दोनों एक साथ भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए संध्या जब घर से निकली तो मैंने उसका पीछा किया। संध्या इधर आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन बेटा हम जरा अभी आते हैं। चलो चलो। अरे आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे आओ ना, मैं बताता हूँ, इधर आओ जाओ। अरे लेकिन आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? पहले तू बता कि तू कहाँ जा रही है? हाँ, और कहाँ है वो केशव? उसी साथ भाग रही है तू? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जब देखो तब मेरा अपमान करते रहते हैं और ऊपर से मुझसे ये ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। मैं क्या पागल हूँ जो 16 साल के लड़के के साथ भागूंगी? मैं आपसे तंग होकर अपने मायके जा रही हूँ। झूठ बोल रही है तू। पहले बता कहाँ मिलने जा रही है उससे? छोड़िए मुझे और जाने दीजिए। मुझे छोड़ के जाएगी तू? मुझे छोड़ के? हाँ जाऊंगी, बताइए क्या कर लेंगे आप? मैं आज तुझे सीधा ऊपर ही भेज देता हूँ। मार डाला मैंने उसे और पास की बंजर जमीन में गाड़ दिया। मैं डर गया और श्रुति को वहीं छोड़ के चला गया। मुझे लगा था कि लाश कभी किसी को मिलेगी ही नहीं। संध्या सच कह रही थी धीरज, उसका केशव के साथ कोई रिश्ता नहीं था। वो नासमझ बच्चा केशव अपनी कल्पना की दुनिया में खोया होगा। उसे कैसे मारा? नहीं सर, मैंने केशव को नहीं मारा। तिवारी मैंने केशव को नहीं मारा। मुझे लगता है धीरज सच बोल रहा है, लेकिन फिर केशव को मारा किसने? मैंने नहीं दिए किसी को पेपर्स। अब सारे पेपर्स यहीं पे इस ड्रॉर में, ये देखिए। अरे पेपर्स तो मैंने यहीं पर रखे थे। अगर आपके अलावा कोई जानता ही नहीं था कि पेपर्स यहाँ रखे हैं तो लेके कौन जाएगा? आपसे लगता है ठीक से सवाल जवाब किए नहीं हमने। चलिए हमारे साथ। अरे ऐसे कैसे आप इन्हें लेके जा सकते हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया है। घंटे भर में पता चल जाएगा इन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया। तिवारी सर, इन्होंने पेपर्स नहीं दिए। तो फिर किसने दिए? हाँ, मैंने पेपर्स चुराए थे क्योंकि मैंने पापा को उस आदमी को पैसे देते हुए देख लिया था।
पेपर्स चुराए थे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन केशव को जान से क्यों मारा? तुम्हारा भाई था वो। और मैं क्या करती सर? पापा को बस हर वक्त केशव के रिजल्ट की चिंता लगी रहती थी। मैं भी पढ़ाई में अच्छी थी, मुझे भी IIT में जाना था, पर मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे कोई सुविधा नहीं हुई। और मम्मी भी बस दिन रात एक ही रट लगाए रहती थी, शादी तो करनी है, शादी तो करनी है, पढ़ लिख कर क्या करोगे? और पापा, उनके भाई क्या गुजर गए, उनके लिए तो केशव ही सब कुछ हो गया। जलन स्वाभाविक है, पर जान से मारना? और केशव तो पढ़ाई में पिछड़ रहा था, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। वो अगर फेल भी हो जाता तो पापा को उसी की चिंता लगी रहती। उसके लिए पेपर्स, और मेरे लिए क्या? 3 लाख रुपए दिए उन पेपर्स के लिए। इतने में तो हमारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो जाता। मैं देख रही थी पापा अपना सब कुछ उस केशव पर लुटा देंगे, इसलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। मैंने केशव को कहा कि एक आदमी है जो एग्जाम के पेपर्स देने वाला है, तुम बस साथ चलो। बोल, तूने मुझे साइकिल छोड़ के क्यों बुलाया? अरे साइकिल कोई पहचान लेगा तो? चोरी छुपे काम कर रहे हैं। तू एक काम कर, अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दे। वो आदमी बस आते ही होगा, चल के पेपर्स ले लेते हैं। ऐसे तू मेरी मदद क्यों कर रही है? तू तो जलती है ना मुझसे। और देख, मुझसे कोई मजाक मत करना, ठीक है ना? अरे नहीं बाबा, पेपर्स मिलेंगे तो मेरे भी काम ही आएंगे, भरोसा रखा। और ये देख, एक पेपर तो अभी मेरे पास ही है। पेपर तो असली लग रहे। चल ठीक, एक बार देख ही लेते। चल। तब तक मैं उसका फोन स्विच ऑफ करवा चुकी थी। फिर मैं उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गई। अब तक वो आदमी आया क्यों नहीं? कब आएगा? हाँ, तू यहीं रुक, मैं देख के आती हूँ। आसपास ही होगा। मैंने जो किया मुझे उसका कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मेरे फ्यूचर की चिंता किसी को भी नहीं थी। इसलिए मैंने मेरा फ्यूचर अपने हाथों में ही ले लिया। संध्या के खून के जुर्म में उसके पति धीरज को गिरफ्तार किया गया है और उस पर अपनी बेटी को बेसहारा छोड़ने का आरोप भी लगा है। दूसरी तरफ केशव की चचेरी बहन ऋतु को केशव की हत्या के लिए हिरासत में लिया गया है और उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। इस जुर्म का बीज तभी बो दिया गया था जब एक ही घर में बड़े हो रहे भाई बहन के बीच कंपटीशन का माहौल बना और फिर एक की सफलता को लेकर दूसरे के मन में ईर्ष्या का। किशोर अवस्था में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बेहद स्वाभाविक है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें अपनों का प्यार मिले, लेकिन एक के हिस्से में ज्यादा प्यार और तारीफ और दूसरे के हिस्से में जलन और घुटन हो तो दूसरे का गुस्सा होना भी स्वाभाविक है। ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को एक सा प्यार दें, सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित तो करें ही, लेकिन उन्हें यह भी समझाएं कि वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं। ऋतु भी उतनी ही अच्छी स्टूडेंट थी जितना कि केशव। उसे तो पता ही नहीं था कि केशव के मन में क्या चल रहा है और उनके परिवार के लोगों को दोनों बच्चों की मानसिक अवस्था का, उनके मन में उठते सवालों का अंदाजा ही नहीं था। एक के कदम बढ़े जुर्म की तरफ और दूसरा हुआ उस जुर्म का शिकार। यह बेहद जरूरी है कि हम बच्चों के प्रति संवेदनशील रहें, खासकर 12 से 16 साल की उम्र के बच्चों के प्रति। और याद करें कि जब हम उम्र की उस दहलीज पर थे तब हमारे मन में कैसे सवाल उठते थे, कैसे सपने थे हमारे और कैसे तब हमारे बड़ों ने हमें समझा ही नहीं था। लेकिन हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आज वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। आज के जमाने का 16 साल का लड़का या लड़की पिछली जनरेशन से ज्यादा अवेयर है और ज्यादा क्यूरियस भी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हमारे जीवन के बेहतरीन पल हमारे बचपन से जुड़े होते हैं। बचपन हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें हम बिना किसी तनाव के, बिना किसी डर के दिल से जीते हैं। लेकिन अगर यही बचपन जुर्म और खौफ के बादलों से घिर जाए तो
सॉरी यार, अब मैं जाता हूँ, पापा के आने का टाइम हो गया है। अरे अनुज, हम तो थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं, तो सब एक साथ जाते हैं। नहीं नहीं, 5 बजने वाले हैं। अगर पापा के आने से पहले मैं घर पे नहीं पहुंचा ना तो मेरी शामत है। तू कैसे अपने पापा को बर्दाश्त कर सकता है? अगर मैं तेरी जगह होता ना तो कब का घर छोड़ के भाग जाता। मन तो मेरा भी करता है यार। चलो अब मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग कल दे देना। ठीक है, चलो 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 चलो। मैं डर गई थी, कितनी डर गई थी मैं। अच्छा हो गया तू पापा आने से पहले आ गया। चल जल्दी अंदर चल, 5 बजने को आया और पापा कभी भी आते होंगे। तू जल्दी से फ्रेश हो जा और किताब खोल। जा 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 जल्दी। पुष्पा, प्लीज बैग दीजिए मुझे। मैं आपके लिए चाय और पानी लेकर आती हूँ। ये मिट्टी कहाँ से आई? क्या छुपा रही है? कुछ नहीं। दिखा क्या छुपा रही है? अच्छा, ले दूध पी ले, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है? मम्मी, क्या मैं इतना बुरा हूँ जो पापा ने मुझे इतना मारा? नहीं बेटा, तुम तो वर्ल्ड के बेस्ट बेटे हो। तो पापा मुझे इतना हेट क्यों करते हैं? वो वर्ल्ड के बेस्ट पापा नहीं है, बट तुम तो वर्ल्ड के बेस्ट बेटे हो ना। तू चिंता मत कर, मेरे पास एक रास्ता है, तेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। पापा की डांट, उनकी मार, ये सब पीछे छूट जाएगा। आप आ गए? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अनु दिखाई नहीं दे रहा है? आज अभ्यास करने नहीं बैठा है वो साहिल के घर गया है, उसका कोई प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए। मैं बुला कर लाती हूँ ना उसे। ये रुक, क्या कहा? साहिल के घर पे गया है? सर ये मेरा बेटा अनुज है सर। कल शाम से घर नहीं लौटा था। कहाँ गया था आपका बेटा? कहीं नहीं सर, घर के बाहर खेलने गया था सोसाइटी के बच्चों के साथ। सर हमने सोसाइटी में सबसे पूछताछ की, मैं उनके घर भी गया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सर सोसाइटी के बच्चों का तो कहना है कि अनुज उनके पास आया ही नहीं। सर 10 साल का है मेरा बच्चा, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आप
प्लीज मेरे बच्चे को जल्दी ढूंढिए ना। ठीक है, आप डिटेल्स लिखवा दीजिए। सुनिए सर, आइए। जयंत आया था यहाँ घर पर। मेरे बेटे ने उससे कहा भी कि वो नहीं जानता कि अनुज कहाँ है, और सर ये सच में उससे मिला ही नहीं। ठीक बेटा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम बस तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। ये अनुज तुम्हारा दोस्त था, राइट? हाँ सर। वो तुम्हारे साथ खेलने आता था? हाँ। आप लोग यहाँ गली में खेलते हैं? पहले खेलते थे लेकिन अब नहीं। क्यों? अरे मेरे घर का टीवी तोड़ दिया। किसने मारा है बॉल? ये किसने मारा है? मैंने तुम लोग को 1000 बार मना किया है इधर क्रिकेट नहीं खेलने का, लेकिन इधर ही खेलोगे तुम लोग। तुम लोग को पढ़ाई नहीं करनी क्या? ए बाबू, क्या हुआ? बच्चे हैं, खेल खेल में होता रहता है ऐसे। तेरे घर का टीवी नहीं टूटा है ना, इसके लिए ऐसा बोल रहा है। अपने काम से काम रख, समझा ना? मेरे काम में टांग मत अड़ा। किसने मारा है बॉल? बोल दो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। तुमने तोड़ा? सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। सॉरी? तेरे दांत तोड़ू, बाद में बोलू सॉरी चलेगा? जयंत, तेरा दिमाग खराब है। बच्चे से कोई ऐसे बात करता है? मेरे को बोलने से पहले ना अपने बच्चे को सिखा कि कैसे जीने का, कैसा खेलने का। इधर खेलता है, खेल का ग्राउंड है क्या इधर? जाओ दे ना, आज चला। ये तू अपने काम से काम रख, समझा ना? मेरे को मत सिखा। जानती नहीं इनको रोज बोलता नहीं खेलने का, लेकिन इधर ही खेलेंगे जानबूझ के मेरे को चिढ़ाने के लिए। ए विजय, मेरे को शाम तक है ना मेरा टीवी ठीक चाहिए, वरना मैं तेरा पूरा घर तोड़ूंगा। घर तोड़ेगा तू? हाँ? घर गया, तेरे को भी तोड़ दूंगा, समझा ना? चल साउकर मत बन बीच में, चल। नहीं खेलेंगे नहीं, चलो ना। शाम तक मेरे को मेरा टीवी ठीक चाहिए। ठीक। सर, सारे बच्चे तो झूठ नहीं बोल सकते ना। और तो और अनुज कल आया ही नहीं था खेलने इनके साथ। देखिए, आपको ऐसे तकलीफ देना हमारा कोई इरादा नहीं था। आपके बेटे की उम्र का ही एक बच्चा अभी तक घर नहीं लौटा, और इसीलिए इस केस के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। सर, अनुज ने मुझे कहा था अगर उसका बस चलते थे ना, वो घर छोड़ के चला जाता था। ओह नो! क्या हुआ? सॉरी यार, अब मैं जाता हूँ, पापा के आने का टाइम हो गया है। अगर पापा के आने से पहले मैं घर पे नहीं पहुँचा ना तो मेरी शामत है। तू कैसे अपने पापा को बर्दाश्त कर सकता है? अगर मैं तेरी जगह होता ना तो कब का घर छोड़ के भाग जाता। मन तो मेरा भी करता है यार। और उसके पापा भी बहुत स्ट्रिक्ट है। पापा मुझे इतना हेट क्यों करते हैं? वो वर्ल्ड के बेस्ट पापा नहीं है, बट तुम तो वर्ल्ड के बेस्ट बेटे हो ना। तू चिंता मत कर, मेरे पास एक रास्ता है, तेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। पापा की डांट, उनकी मार, ये सब पीछे छूट जाएगा। सर, बच्चे का फादर स्ट्रिक्ट था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद से वो कहीं चला गया? सर, उसका दोस्त पूरब का भी तो यही कहना है। बच्चे के स्कूल में पता करो, उसके दोस्तों से पूछो, हो सकता है अपने किसी दोस्त से उसने डिस्कस किया हो। सर, मैं अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करता था। और बच्चों की सही परवरिश के लिए कभी कभार ऐसा करना पड़ता है। इसमें कोई, इसके लिए कोई घर छोड़ के थोड़ी जाएगा। पुष्पा जी, आप तो हमेशा अनुज के साथ रहती थी, माँ है आप उसकी, आपको क्या लगता है? अनुज ने मुझे कहा था कि वो खेलने जा रहा है, और मैं मेरे बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है। मम्मी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपनी शर्ट खुद पहन सकता हूँ। मैं जानती हूँ कि तू बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मैं मम्मी हूँ ना, फिर मम्मा को तो आदत है ना। चलो मम्मा, अब मैं जाऊँ? आराम से जाना। हाँ, आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, ज्यादा नहीं खेलूंगा। बाय। अगर उसने कहा है कि वो खेलने जा रहा है तो वो खेलने गया होगा। अनुज अपने दोस्तों के साथ कहाँ खेलने जाता था? सोसाइटी के पास जो ग्राउंड है वहां पर।
चारों तरफ ढूंढो अच्छे से। जी सर। सर यहाँ कुछ मिला है सर? ये मेरे अनुज की शर्ट है। हाँ, मैंने खुद उसे ये शर्ट पहनाई थी। उसी की शर्ट है। मम्मी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपनी शर्ट खुद पहन सकता हूँ। मैं जानती हूँ कि तू बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मैं मम्मी हूँ ना, फिर मम्मा को तो आदत है ना। अगर अनुज खेलने गया था तो बाकी बच्चों ने हमसे झूठ बोला। अनुज हम लोग के साथ खेलने ही नहीं आया था। सर ये सच में उससे मिला ही नहीं। अनुज कल आया ही नहीं था खेलने इनके साथ। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका आपस में कोई झगड़ा हुआ? सर ये जितने भी लड़के लड़के हैं ना, एक नंबर के झूठे और आवारा है। सर आप इनकी बातों में मत आइएगा। हमें क्या करना है और क्या नहीं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को ढूंढिए। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ के साल में हो गया। मेरा बच्चा प्लीज उसे ढूंढिए। रोना बनकर मिल जाएगा। सर मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ की, शक की सुई अनुज के पिता जयंत की तरफ ही घूमती है। हर किसी का यही कहना है कि बहुत गुस्से वाला है, बर्ताव भी बहुत अजीब सा है। अनुज के लापता होने के बाद काफ़ी लोगों ने जयंत को अनुज को ढूंढते हुए देखा था। हो सकता है अनुज उसे मिल गया हो और गुस्से के मारे जयंत के हाथों कोई अनहोनी हो गए और उस पर पर्दा डालने के लिए वो ये सब कर रहा है। कितने बजे निकला था जयंत अनुज को ढूंढने के लिए? करीब 5:15 से 5:30 के बीच। 5:15 से 5:30। अनुज दोपहर के 3 बजे घर से निकला था, तो 2 घंटे अनुज कहाँ होगा? शिंदे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चे हमसे कुछ छुपा रहे हैं या कोई उन्हें मजबूर कर रहा है हमसे कुछ छुपाने के लिए? मुझे लगता है अनुज उनके साथ खेलने ही गया होगा। पुलिया ठीक कर गया और कुछ भी बोला ना तो क्या बात? काफी आवाजें आ रही थी आपके घर से। सर मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला? पुष्पा जी का कहीं नजर नहीं आ रही? हमें उनसे भी बात करनी है। आपको जो बात करनी है आप मेरे से भी कर सकते हैं। पुष्पा जी आपको क्या लगता है अनुज अपनी मर्जी से घर से भागा होगा? सर मेरा बेटा घर से क्यों भागेगा? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम यहाँ ये बताने के लिए नहीं आए कि हमें ऐसा क्यों लगता है। तो मेरा बेटा अपनी मर्जी से कहीं जा ही नहीं सकता? पुष्पा जी आप तो अनुज की माँ हैं, अनुज के बारे में हर छोटी बात जानती होंगी। ऐसा कुछ है जो आप हमें बताना चाहती हैं? सर हमें पुष्पा जी से अकेले में कुछ बात करनी है। लेकिन सर वो प्लीज। पुष्पा जी जयंत आपके और अनुज के साथ मारपीट करता था और शायद इसी वजह से अनुज डरा डरा सा रहता था। आपके चेहरे पे जो निशान है ये साफ बता रहे हैं कि आपके साथ घरेलू हिंसा हुई है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी, इसलिए निशान। पुष्पा जी आपके सच और झूठ पे ये निर्भर करता है कि अनुज इस वक्त कहाँ है और कितनी जल्दी उसे वापस लाया जा सकता है। क्या जयंत उसे ज्यादा मारता पीटता था? क्यों गया आपका बेटा घर छोड़ के? आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका एक बयान आप ही के बेटे को ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। अनुज अपने पापा से काफी डरा डरा रहता था। मम्मी मैं क्लास में फर्स्ट आया। अरे वाह, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बस मैथ्स को छोड़कर थोड़े से कम है। क्या? मैथ्स में कम आ गया इसे? नहीं, अनुज क्लास में फर्स्ट आया है। अरे मैथ्स में मार्क देखे, पिछली बार से 5 कम है। ऐसे ही चलता रहा ना तो ऊपर से नहीं नीचे से फर्स्ट आएगा तू। नहीं पापा, आई प्रॉमिस मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढिए। अनुज का क्या किया उसके साथ? अरे आप लोग अजीब बातें कर रहे हैं।
मैं खुद आया था कंप्लेन लिखवाने। अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों? मैं सच कह रहा हूं सर, ये उन सोसाइटी के बच्चों ने मेरे अनुज के साथ कुछ किया। मैं कैसे कुछ कर सकता हूं सर? मैं बाप हूं उसका। ये बच्चे बड़े शैतान हैं सर, ये उन्हीं का करा धरा है। इस केस में अनुज का पिता जयंत पुलिस के शक के घेरे में था, लेकिन जयंत के एंगल में पुलिस को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जो जयंत को दोषी साबित कर सके। और इसी बीच इस केस में एक ऐसा पड़ाव आया जिसने इस केस की दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख दी। जयंत! जयंत दरवाजा खोल! अरे इतना बेल क्यों बजा रहा है? जयंत मेरा बेटा कहां है? ये कॉलर छोड़, मेरा चढ़ा के रखिए क्या? मेरे को क्यों पूछ रहा है? मेरा दिमाग में सटका, मेरा बेटा कहां, चुपचाप बता दे, समझा? तेरा बेटा किधर है मेरे को कैसे पता होगा? मैं जानता हूं मेरे बेटे को तूने छुपाया है, और मैं अभी तक पुलिस के पास नहीं गया हूं, समझा ना? जाना तो जाना, धमकी किसको दे रहा है? डरता है क्या मैं? तू ऐसे नहीं बताएगा। देख मैं क्या करता हूं, जानता? जो करना है ना कर, इधर ही खड़ा हूं मैं। अब तो तू क्या, तेरे बाप भी बताएगा। अब तुम लोग क्या आएगा, नाटक चल रहा है क्या? इधर चलो अपने घर। आ जाते हैं, आया बड़ा धमकी देने। सर मैं 100% श्योर हूं, वो कमीने जयंत ने मेरे बेटे को गायब किया है। सर मेरा बेटा स्कूल से निकला था घर जाने के लिए, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा। आप साहिल की फोटो दीजिए, हम तुरंत उसे ढूंढना शुरू कर दें। सर प्लीज जल्दी कुछ कीजिए सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। सर प्लीज। फिलहाल आप जा सकते। थैंक यू सर। इस फोटो को चारों तरफ सर्कुलेट करो, खबरियों को एक्टिव करो, और इनके घर से लेकर साहिल के स्कूल तक के एरिया को अच्छी तरीके से खंगालो, और पता करो कि उस दौरान जयंत कहां था। जयंत अपने बेटे के गायब होने के पीछे सोसाइटी के बच्चों को जिम्मेदार समझता। सर मुझे पूरा यकीन है कि अनुज को गायब करने में इन्हीं का हाथ है। किसकी बात कर रहे हो? सर हमारी सोसाइटी के लड़के, ये उन सोसाइटी के बच्चों ने मेरे अनुज के साथ कुछ किया। हो सकता है कि उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया। सर आप यहाँ दोपहर 2 बजे से कहाँ थे तुम? क्यों सर? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। नहीं सर, मतलब मैं घर पे ही था, कहीं नहीं गया। बेटे की टेंशन की वजह से मैं सर स्कूल भी नहीं गया आज। आप पुष्पा से पूछ लीजिए सर। बोलना, मैं घर पे ही था। हाँ घर पर। सर मैंने बच्चे की फोटो चारों तरफ सर्कुलेट कर दी, जैन से भी पूछताछ की है, लेकिन उसका कहना यह है कि उस वक्त वो घर पे ही था। मैंने पुष्पा से भी ये बात कंफर्म की है, लेकिन पुष्पा मुझे थोड़ा सा अंडर प्रेशर लगी, इसीलिए मैंने जैन के कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड मंगवाए। एक्सक्यूज मी सर। सब इंस्पेक्टर शिंदे स्पीकिंग। क्या? ओके सर, पास के एरिया में एक बच्चे की लाश मिली। एक तर टाकीमध्ये सर मुलाची बॉडी अवघा टाकीमध्ये हो ते टाकीमध्ये। जयंत तूने ही मेरे बच्चे को मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे अश्विन तू क्या बोल रहा है? हम लोग का खुद का बच्चा लापता है, मैं तेरे बच्चे के साथ कुछ क्यों करूंगा? क्योंकि तू सारे बच्चों से नफरत करता है। अरे तू खुद के अपने बच्चे से नफरत करता है। मुझे समझ में नहीं आता लोग तुझे खुला क्यों छोड़ते हैं। तुझे तो पागल खाने में एक मिनट बात को, एक मिनट शांत हो जाइए, चले जाइए आप, निकलिए, आप भी जाइए, जाइए। बच्चों आप दोनों ठीक हो? कुछ कहना चाहते हो? सर बच्चों को जो कुछ बताना था आपको पहले ही बता चुके हैं सर, और क्या जानना चाहते हो आप? यार पता नहीं बच्चे को इतनी बेरहमी से किसने मारा। सुना है लाश किसी शांत इलाके में फेंकी गई थी। पापा। क्या हुआ बेटा? पापा वो देखो बेटा, डरने की कोई बात नहीं, हम है ना? बोलो। सर जिस दिन अनुज मिसिंग हुआ था ना, उस दिन हमने आपसे सच नहीं बोला था, और हमारी अनुज के साथ लड़ाई हुई थी। अरे अरे जल्दी करो, अरे नहीं जल्दी करो, जल्दी करो। अरे नहीं मैं आउट नहीं हूँ, तू चीटर है, तुम लोग चीटर हो। हम लोग चीटर है, तू चीटिंग कर रहा है। अरे तू चीटिंग कर रहा है।
अनुज रुक, मुझे मेरी बैटिंग दे। नहीं, मैं आउट नहीं हूँ। मुझे मेरी बैटिंग दे, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, फिर तूने क्या कर दिया? चलो यहाँ से भाग जाते। अगर अनुज के डैडी को ये सब पता चल गया तो फिर आज हम पे शामत आ जाएगी। चलो जल्दी। अंकल, अनुज हमारे सपने में आता है। उस दिन से आज तक हमें बहुत डर लगता है। और उसने साहिल को मारा होगा सर, वो हम दोनों को भी मारेगा। मुझे एक बात बताओ, वो गड्ढा कहाँ है जिसमें अनुज गया? उधर जहाँ हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, उधर है। सर मैं कह रहा था आप लोगों से, इन राक्षसों ने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया। मैंने कहा था इनकी उम्र पे मत जाओ, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। सर कहाँ है मेरा बेटा अनुज? पूरब और प्रीति ने हमें अनुज के इसी गड्ढे में गिरने के बारे में बताया था। हम भी इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनुज को ढूंढना हमारी प्रायोरिटी है। आप लोग शांति से काम लीजिए। सर हमारा बच्चा मिल नहीं रहा है, वो किस हालत में होगा हमको पता नहीं, और आप कह रहे हम शांति से काम ले। सर अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, मैं उन बच्चों को छोड़ूंगा नहीं सर। आप कुछ नहीं करेंगे। क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हम तय करेंगे। अपने आप पे काबू रखिए। कितनी डालो? 7 फीट। शिंदे, आखिर अनुज है कहाँ? वो गड्ढा तो सूखा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि गड्ढे में गिरने से अनुज की मौत ना हुई हो और बाद में उसे होश आ गया हो। लेकिन सर अनुज गड्ढे से बाहर कैसे निकला होगा? क्योंकि बच्चे के हाइट के हिसाब से गड्ढा काफी गहरा था। इतनी गहराई में से उसके लिए अकेले बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो किसी ने शायद बाहर निकलने में उसकी मदद की होगी। दो बातें हैं शिंदे, या तो गड्ढे में गिर के अनुज की मौत हुई तो फिर किसने अनुज की लाश को बाहर निकाला, और अगर गड्ढे में गिर के अनुज मरा नहीं तो फिर वो कौन था जिसने अनुज को गड्ढे से निकलने में मदद की? लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन सब से साहिल का क्या कनेक्शन हो सकता है, और उसकी मौत क्यों और कैसे हुई? साहिल की मौत के बाद यह केस एक ऐसे भंवर में फंस चुका था जहां से किनारे तक पहुंचना मुश्किल था। पूरब और प्रीति ने जो कुछ भी पुलिस को बताया था वो काफी शॉकिंग था। उनके बयानों ने इस केस में अनगिनत सवालों के ऐसे तीर छोड़े थे जिन्हें जरूरत थी बस सच की एक ढाल की। अनुज कहां था, किस हाल में था, इसका किसी को कोई अनुमान नहीं था। अनुज के गायब होने का साहिल की मौत से क्या कनेक्शन था, इस राज पर से भी पर्दा उठना भी बाकी था। और इसी बीच साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसके आते ही सबके होश फाख्ता हो गए। सर साहिल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट बहुत शॉकिंग है सर। मरने से पहले बच्चे के साथ काफी हद तक फिजिकल टॉर्चर हुआ था, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स भी बुरी तरह से इंजर्ड है। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरे साहिल के साथ? सर उस जैन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इतनी घटिया हरकत करने की मेरे बेटे के साथ? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उसको गिरफ्तार कर लीजिए, वो बहुत ही गंदा आदमी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप पे क्या बीत रही है, लेकिन जैन के खिलाफ हमारे पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये साबित किया जा सके कि उसने ये सब किया। पर ये सब उसी ने तो किया है सर। देखिए अश्विन जी, मुजरिम कोई भी हो, कानून के शिकंजे से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। बेचारा साहिल। लेकिन सर, आपको अनुज के बारे में कुछ पता चला? क्या आप हमें कुछ बताना चाहती हैं? सब मुझे पता है कि आपको लग रहा है कि साहिल को जयंत ने मारा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गुस्से वाले हैं, लेकिन वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। वो स्कूल में टीचर है और उन्हें अच्छी बुरी की समझ है। और एक टीचर होके वो घर में अपनी बीवी बच्चे के साथ मारपीट करता है। सही कहा है आपने, अच्छे और बुरे की बहुत अच्छी समझ है उसने। हाँ सर, सुना तो है। घर पे वो जल्लादों की तरह पेश आता है, पर यहाँ तो उन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा है। सर आज तक किसी एक बच्चे ने भी उनकी शिकायत नहीं की है, न ही टीचर के साथ उनकी कोई अनबन हुई है। अगर ऐसा होता तो हम एक्शन ले चुके होते।
थैंक यू। पुष्पा ने जयंत का फेवर क्यों लिया? सस्पेक्ट जयंत है, लेकिन ये पक्का नहीं बोल सकते कि सब कुछ उसी ने किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि साहिल को किसी और ने मारा हो? कोई ऐसा जिसके साहिल के परिवार से गहरी दुश्मनी थी। सर लेकिन अनुज का कोई अता पता नहीं है, मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है सर। अनुज की फोटो सारे न्यूज़पेपर में छपवा दो और स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। उसके बारे में एक छोटी से छोटी खबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। ओके सर। सर ये तो अनुज है। जयंत को खबर करो और आसपास के इलाके की अच्छे से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है। सर। हेलो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। क्या मेरे अनुज को भी साहिल की तरह टॉर्चर किया गया? ये आप क्या करें इंस्पेक्टर साहब? कोई ऐसा क्यों करेगा? 10 साल का था बच्चा, उसने किसका क्या बिगाड़ा? मेरा बच्चा। सर मुझे नहीं लगता साहिल और अनुज के मर्डर के पीछे जयंत का हाथ हो सकता है, कोई और भी हो सकता है सर। शिंदे, लेकिन हमने इन दोनों फैमिलीज का बैकग्राउंड भी तो चेक किया, दुश्मनी वाले एंगल में भी कुछ खास हाथ नहीं आया। सर, मुझे आपको एक बात बतानी है। बोलिए। मुझे नहीं पता ये बात कितनी ठीक है, लेकिन अनुज जब भी क्रिकेट खेल कर आता था वो मुझे कहता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या तू पागल हो गया? तेरा पीछा कोई क्यों करेगा? मम्मा अच्छा इतना सब कुछ हो गया, आप ये अब बता रही हैं? मुझे ध्यान ही नहीं रहा। शिंदे, होना हो ये किलर कहीं आसपास का ही है। दोनों बच्चे एक ही सोसाइटी के थे। किलर ने बच्चों को अच्छे से फॉलो किया है, उनका डेली रूटीन ठीक से समझा है। सर मुझे तो लगता है अनुज को उस कुएं से इसी हत्यारा ने निकाला होगा। जरा पता करो आसपास के लोगों ने कोई किसी आदमी की सस्पिशियस मूवमेंट देखी है क्या? मुझे लगता है पूरब और प्रीति से हमें फिर से बात करनी होगी। सर। बेटा, आप दोनों को कहीं भी आते जाते हुए ऐसा लगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है? कभी कभी लगता था, मुझे उस दिन लग रहा था कि कोई हमारा पीछा जरूर कर रहा है। बेटा, जो कोई भी तुम्हारा पीछा कर रहा था, क्या तुम्हें लगता है कि किसी ने उसे देखा है? मुझे तो मेरे रोहन दादा छोड़ने आते हैं, शायद उन्होंने उसे देखा हो। हाँ सर, मैं प्रीति को ड्रॉप करने तो जाता हूँ, लेकिन उसके बाद वहाँ से फौरन निकल जाता हूँ। कभी कभार रुक भी जाता हूँ अगर टाइम हो तो। जिस दिन साहिल गायब हुआ था उस दिन रुके थे? नहीं सर, उस दिन मुझे काफ़ी काम था, अपना होमवर्क भी करना था, इसलिए मैं वहाँ से फौरन निकल गया। वैसे भी आते वक्त प्रीति उसके फ्रेंड के साथ आने वाली थी। रोहन, अच्छे से याद करने की कोशिश करो, शायद उस दिन तुमने ऐसा कुछ देखा हो जो अजीब हो, या कोई आदमी जो पहले भी दिखा हो। नहीं सर, मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। सर, मैंने सारे फैमिलीज के बारे में अच्छे से चेक किया। अश्विन हमेशा से अपने बेटे साहिल को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव था। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी अपने बेटे को किसी काम के लिए रोका नहीं। प्रीति के फैमिली, प्रीति अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती है। प्रीति के फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीति के फादर आर्मी में जवान है।
इस ड्यूटी की वजह से अक्सर बाहर रहना पड़ता है। अब पूरब की फैमिली जॉइंट फैमिली में एक चाचा भी है, चेतन। मैंने इस चेतन के बारे में पूछताछ की, रिकॉर्ड क्लीन नहीं है सर। पास में पुलिस रिकॉर्ड रह चुका है, तो शायद इन दोनों हत्या के पीछे उसी का हाथ हो। इस चेतन को चाय पीने के लिए थाने बुलाओ, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो नाक से पानी पिला दूंगा। ओके सर। उस वक्त एक लड़की के साथ मेरा अफेयर चल रहा था, उसके घर वाले खिलाफ थे, तो मुझे रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने झूठा केस डाला था सर। उस वक्त फॉल्स केस में मुझे फंसाया गया था सर, और बाद में वो केस क्लोज भी हो गया था सर। मुझे पता है सर कि आप मुजरिम को तलाश रहे हो, लेकिन सर किसी और का गुनाह मेरे सर मत थोपिए। चेतन, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ जानते हो तो अभी बता दो। नहीं सर, मैं सच में कुछ नहीं जानता। ठीक है, फिलहाल जा सकते हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी सर। शिंदे, इसकी बात पे विश्वास करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसके कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो कि जब अनुज और साहिल गायब हुए तब ये कहाँ था। ओके सर। अनुज और साहिल की हत्या में पुलिस का सबसे ज्यादा संदेह अब चेतन पर था। पुलिस की थ्योरी तो चेतन को मुजरिम बता रही थी, लेकिन उन्हें इंतजार था एक ऐसे सबूत का जिसके हाथ लगते ही वो चेतन को अरेस्ट कर सके। इसी वजह से पुलिस ने चेतन की पूरी हिस्ट्री खंगाल दी। उस पर दिन रात नजर रखी जा रही थी, उससे जुड़े हर शख्स से पूछताछ की जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद अब तक इस केस में सामने आए दोनों ही मेन सस्पेक्ट्स यानी कि चेतन और जयंत के खिलाफ पुलिस कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। इनके कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी की डिटेल्स इतनी साफ थी कि इन पर शिकंजा कसना नामुमकिन सा हो रहा था। यह केस एक ऐसे डेड एंड पर पहुंच गया था जहां से यू टर्न लेकर इस केस को रिविजिट करना पुलिस के लिए जरूरी हो गया। सर, मैंने दोनों प्राइम सस्पेक्ट चेतन और जयंत को अच्छे से चेक कर लिया। कॉल डिटेल्स और बाकी बिनाहों पर तो दोनों क्लीन लगते हैं। शिंदे, कोई तो ऐसा सुराग है जो अब तक हमें मिला नहीं और जिसकी वजह से किलर आजाद घूम रहा है। हो सकता है किलर बच्चों से मिला, हो सकता है बच्चे किलर को जानते हो। इनमें से जिन जिन के पास सेलफोन है सबके कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स निकालो। ओके सर। ये देखिए सर, दोनों जगह पर मौका वारदात पर यह नंबर एक्टिव। शिंदे, अगर जो हम सोच रहे हैं वही हुआ है तो इसके पीछे मोटिव बहुत स्ट्रांग होगा। इसके सारे डिटेल्स निकालो, इसके दोस्त रिश्तेदार सबसे गहरी पूछताछ करो। आई एम श्योर डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके सर। रोहन, साहिल और अनुज की मौत कैसे हुई? सर, ये सवाल आप मेरे रोहन से क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल मैं रोहन से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रोहन का मोबाइल उन दोनों लोकेशन पे एक्टिव था जहां से हमें साहिल और अनुज की लाश मिली। रोहन, तुमने कहा कि उस रोज तुम जल्दी चले गए। उस दिन मुझे काफी काम था, अपना होमवर्क भी करना था, इसलिए मैं वहां से फौरन निकल गया। तुमने झूठ बोला था। तुम्हारे मोबाइल लोकेशन से मैं पता चला कि तुम कहीं नहीं गए थे, वहीं थे। सर, हो सकता है कि मैं वही था, मुझे इतना ठीक से याद नहीं है। रोहन, तुम हमें सब कुछ बता सकते हो क्योंकि प्रीति ने हमें सब कुछ बता दिया। एक्चुअली वो रोहन दादा को बहुत चिढ़ाते हैं सब, उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, इसी वजह से पापा भी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। और सब मिलकर रोहन को क्यों चिढ़ाते हैं? सर, एक्चुअली वो रोहन दादा। रोहन, क्या ये सच है कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे? मुझे हर वक्त ये साबित करने के लिए कहा जाता था कि मैं मर्द हूँ। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था, सब मेरा मजाक उड़ाते थे, खास करके अनुज के पापा जयंत अंकल। लड़कियों के लड़कों के साथ खेलती है, अक्ल बिकल है कि नहीं? शर्म आती है? तेरे घर वाले कुछ बोलते नहीं तेरे को? और ये बाल ऐसे खुले, बाल में तेल कौन डालेगा? तेरी मम्मी को बोल। छोड़ो उसे। तू मेरे को रोकेगा? तेरा नाम रोहन नहीं, रोहिणी होना चाहिए, रोहिणी। हाँ, और बाल तो तेरी भी बड़े चाहिए। एक काम कर, तू भी अपनी बहन की तरह बाल में तेल लगा। और हाँ, ये
ये तेरी बहन का क्लिप भी पहन ले और घर जाके अपनी बहन के कपड़े भी पहन ले, बहुत अच्छा लगेगा। तेरी हरकतें तो लड़की जैसी है ही, अब तू पूरा लड़की ही बन जा। चल आया मेरे को रोकने। और तुम लोग कौन सी कक्षा में तू? सबको लगता था कि मैं कमजोर हूँ, लड़कियों जैसा हूँ, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं साबित कर दिखाऊंगा कि मुझ में कितनी ताकत है। अनुज, अनुज उठ। अनुज, हाथ ले, हाथ पकड़। उन लोगों ने तेरे साथ बहुत बुरा किया ना, चल आज मैं तुझे घर छोड़ता हूँ, आराम से। जब कल तक मेरा मजाक उड़ाने वाले आज मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे भीख मांग रहे थे कि मैं उन्हें छोड़ दूं, अनुज के बाद साहिल को भी मैंने इसी वजह से मारा। उन दोनों को मार के मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। अब कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं कमजोर हूं, मैं लड़कियों जैसा हूं। अब सब मुझसे डरेंगे, सब। रोहन, तुम तो वर्ल्ड के बेस्ट बेटे हो ना। एक दिन जब तुम जिंदगी में सफल हो जाओगे ना, तब गम का साया भी नहीं होगा। पापा की डांट, उनकी मार, ये सब पीछे छूट जाएगा। पर क्या तुम अपनी मम्मा को भी साथ ले जाओगे? हाँ, मैं आपको इतना दूर ले जाऊंगा कि माँ पापा आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। हम अक्सर आज की जनरेशन पर ताने कसते हैं। ये कहते हैं कि आज के बच्चे मॉरल वैल्यूज और संस्कारों से बहुत दूर हैं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि उनमें किसी चीज की कमी है, लेकिन क्या इस सब के लिए सिर्फ वो बच्चे जिम्मेदार हैं? ये हम सब के लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों के मन को समझें, उनकी तकलीफों को उनके साथ बैठकर दूर करें। जिस तरह से आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हमारा जीवन कठिन हो चुका है, उसी तरह से बच्चों के कंधों पर भी बोझ पड़ा है। बच्चों के भविष्य, उनके सुख दुख और उनकी बाकी की हर चीज के लिए हम जिम्मेदार हैं। पुष्पा और जयंत ने अपना बच्चा तो खोया ही, लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं उन्होंने अपने रिश्ते को भी खो दिया। साहिल के घर में भी मातम का माहौल है। रोहन की उम्र कम होने की वजह से उसे जुवेनाइल होम भेज दिया गया, जहां उसे स्पेशल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।